नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना शुरू। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा 10,000 ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। सरकारी उत्पादकों से खरीदेगी बिजली। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए गाइडलाइन जारी। शूटिंग टीम को मास्क पहनना अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। प्रदेश में अगले 2 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। टिहरी जिले के कौड़ियाला में भूस्खलन से 3 मजदूरों की मौत। और केंद्र सरकार की SC/ST हब योजना से शिल्पियों को मिलेगा लाभ। 4 धाम में बेचे जाएंगे परंपरागत शिल्पियों के ताम्रोत्पाद। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि युवा गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आजीविका चला सकते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से 10,000 लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत सोलर पैनल के माध्यम से लोग अपने घरों में बिजली बना सकते हैं। अपने घर की जरूरत के बाद बचत हुई बिजली राज्य के विद्युत विभाग को बेच सकते हैं। राज्य सरकार के MSME की शर्तों के अनुसार 25 किलोवाट तक उत्पादन करने वालों को सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार 4.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी। इससे राज्य में दूर दराज के गांव में रहने वाले ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और प्रत्येक व्यक्ति 15,000 रुपए प्रति माह तक कमा सकता है। इसमें 25 किलोवाट तक के अनुमन्य होगा एक व्यक्ति के नाम, और वो जो हमारे MSME की जो गाइडलाइंस है इसके आधार पर उसको उनको सब्सिडी भी मिलेगी और उनकी जो बिजली वो पैदा होगी वो गवर्नमेंट खरीदेगी। इसमें 15,000 रुपये के लगभग महीना उनको कमाई हो जाएगी। इस ढंग से हमने 10,000 लोग कम से कम इससे रोजगार पाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी युवा गांव लौटे हैं। इन युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ई-मीटिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से ऊर्जावान युवा सोच को बढ़ावा मिलेगा। ई-मीटिंग सॉफ्टवेयर एक स्मार्ट मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में होने वाली बैठकों को IT के माध्यम से और बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सकेगा। ई-मीटिंग प्रणाली से अधिकारियों के कार्य की गति में और तेजी आएगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए लीक से हटकर आधुनिक तकनीक अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में फाइलों की ट्रैकिंग से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को जल्द मिलेगा। शासन का लक्ष्य राज्य को IT हब बनाने का है। ई-मीटिंग प्रणाली से पूर्व में ली गई बैठकों के निर्णय भी सहजता से उपलब्ध होंगे और पेपरलेस कार्य होंगे। केंद्र सरकार ने फिल्मों और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान किया है। इसके बाद उत्तराखंड में भी फिल्मों की शूटिंग के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत कैमरे के सामने किरदार निभाने वालों को छोड़कर सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। कॉस्ट्यूम, विग, मेकअप जैसी चीजों को कम से कम शेयर करने के सुझाव दिए गए हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो और एडिटिंग रूम में 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी और सूचना विभाग में उप निदेशक KS चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। 33 फिल्म, सीरियल, टेलीफिल्म्स की शूटिंग ऑलरेडी उत्तराखंड में या तो हो चुकी है या चल रही है। तो भारत सरकार द्वारा जो नई गाइडलाइंस जारी की है उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग में पालन किया जाएगा और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की है उसका भी फिल्म निर्माताओं द्वारा पालन किया जा रहा है। उससे रिलेटेड जो स्टाफ है जब वो फिल्म की शूट नहीं कर रहे हों, जो कैमरे के सामने नहीं है, उनको सभी का पालन करना अनिवार्य है।
फिल्म प्रोडक्शन दोबारा शुरू करने के इस ऐलान का फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने में कोरोना महामारी से फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान हुआ है। उत्तराखंड सरकार की पॉलिसी भी शूटिंग के लिहाज से अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। अगर फिल्म मेकर यहां शूटिंग के लिए आएंगे तो राज्य की अर्थव्यवस्था को भी इससे लाभ होगा। केंद्र सरकार की जो नई गाइडलाइंस है, निश्चित रूप से उसको लेकर सभी में उत्साह का एक माहौल है। निश्चित रूप से अगर ये शूट यहाँ पर होते रहेंगे तो यहाँ की जो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है जो प्रदेश की, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, सराहनीय पहल है, मैं ये कहूँगा। प्रदेश में अगले 2 दिनों में कई इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और देहरादून समेत विभिन्न जिलों में कल भारी बारिश हो सकती है। 24 और 25 के लिए 2 दिन जो है जो बारिश की एक्टिविटी है हल्की से मध्यम अनेक जगहों तक में दिखेंगी और इक्का दुक्का जगहों में स्टेट में ये कि भारी बारिश, जैसे आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है या देहरादून है। लेकिन 25 के बाद जब देखेंगे तो 26, 27, 28 ये जो 3 दिन है तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी है वो और बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। वहीं टिहरी जिले के कौड़ियाला में आज सुबह भूस्खलन और भारी बोल्डर गिरने से पोकलैंड और जेसीबी मशीन खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई। मृतकों में जेसीबी चालक भी शामिल है। मजदूर कार्य समाप्त होने के बाद लौट रहे थे। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ने मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। उधम सिंह नगर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन ने आज लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए मल्टीमीडिया रथ रवाना किया है। इस मौके पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि रथ जनपद के हर ब्लॉक और तहसील में जाकर जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव और होम आइसोलेशन के विषय में जागरूक करेगा। इसके साथ ही लोगों में कोरोना को लेकर फैली ढेर सारी भ्रांतियों और अफवाहों को भी दूर करने में मदद करेगा। देखिए, लोगों में कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके और तरह तरह से उनको जागरूक करने के लिए आज एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया है कलेक्ट्रेट परिसर से। और ये रथ हमारा पूरे सभी ब्लॉक तहसील को कवर करेगा और सभी जगह जा के लोगों को इसके बारे में कोरोना संक्रमण से कैसे बचाव करना है और उसके लक्षण क्या होते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में उनको बताएगा। लोग इससे जागरूक हों, इससे सीख लें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना इत्यादि जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। वहीं प्रदेश में कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना के 495 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 4389 हो गई है। अब तक कुल 200 कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड में जल संरक्षण और घर घर पानी पहुंचाने की योजना पर तेजी से अमल हो रहा है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में चाल खाल बनाकर जल संरक्षण का कार्य चल रहा है। वन विभाग भी जल जीवन मिशन के तहत चाल खाल बनाकर छोटे छोटे गदेरों और प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण कर रहा है। कई स्थानों पर वन विभाग ने चेक डैम भी बनाए हैं। ये चेक डैम 1 मीटर चौड़े और गहरे बनाए जा रहे हैं, जिनमें 1 घन मीटर पानी हमेशा रुका रहेगा। वन प्रभाग रामनगर के डीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि बड़े चाल खाल की लागत 3 लाख और छोटे की 50,000 रुपए आ रही है। उन्होंने कहा कि गदेरों के पानी को रिचार्ज करने के लिए पहाड़ी पर जगह जगह गड्ढे खोदकर चाल खाल बनाए जा रहे हैं, जिससे बरसात के दिनों में इसमें पानी जमा होकर भूमि में रिचार्ज हो सके। तो ऐसे 10 से 20 घन मीटर के चाल खाल होते हैं। वो देखा जाता है कि किसी स्लोप में, किसी क्षेत्र में कितनी जगह हमें उपलब्ध हो रही है और इसकी कीमत लगभग 50,000 के आसपास बैठती है। और इससे जो है वहाँ पे लोकली जो बारिश है उसका पानी हम वहीं पे रोक करके उसको अंडरग्राउंड उसको रिचार्ज किया जा सकता है। धुमाकोट रेंज के अंतर्गत, जायका के अंतर्गत कुछ हम चाल खाल बना रहे हैं और एक सीरीज़ में गेवियन चेक डैम बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जल संरक्षण है उसको किया जा सके।
आजकल नैनीताल जिले के ठंडे इलाके भवाली में भी नदियों और गदेरों को वन विभाग के सहयोग से रिचार्ज करने के लिए स्थानीय लोग भी आगे आ रहे हैं। पेड़ लगाने के साथ साथ वे नदियों और गदेरों से ऊपर के इलाकों में चाल खाल और खंतियां खोद रहे हैं ताकि बरसात का पानी संचय हो सके। कि सारा पानी हमारा धीमे धीमे यहाँ से रिचार्ज होकर के भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाएगा, जिससे हमारी शिप्रा नदी पुनर्जीवित होने की 100% संभावना है। बागेश्वर के खरकटमटा गांव में परंपरागत ताम्र शिल्प का कार्य आज भी जारी है। इस गांव को ताम्र शिल्पियों का गांव कहा जाता है। वक्त के साथ इस गांव पर भी पलायन का असर पड़ा है, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा ताम्र व्यवसाय को उसकी पहचान दिलाने के लिए SC/ST हब योजना बनाई गई है। ग्रामीण शिल्पकारों का कहना है कि यदि सरकार प्रोत्साहन दे तो इस कला को जीवित रखा जा सकता है। केंद्र सरकार की योजना के तहत हस्त निर्मित तांबे के बने पूजा पात्रों को चार धाम में बेचा जाएगा। शिल्प कारीगर सुंदरलाल बताते हैं कि पहले तांबे का काम हर घर में होता था। जब युवा पीढ़ी बाहर नौकरी के लिए चली गई तो ये काम कम होता चला गया। अब गांव में सिर्फ 3 परिवार ही इस काम को करके अपनी आजीविका जुटा रहे हैं। ये काम हमारे पुश्तैनी काम है। हमारी बुजुर्ग जो थे आज़ादी से पहले से यही काम करते आते थे। 50 साल से यह काम करते आए हूँ। और मतलब कोई भी आइटम, लोटा, जग, परात, छोटे कलश, गुलदस्ते, ये हुड़के, ढोलक, कोई भी चीज़ को देखता हूँ तो बना लेता हूँ। तो मेरा सामान चाइना जाता था, न नेपाल जाता था, वो बनिया बाहर देश भेजता था। तो बाहर देश में भी मेरा सामान बहुत बिका है। शिल्प कारीगर सुंदरलाल को उनकी शिल्पकला के लिए उत्तराखंड सरकार और उद्योग विभाग ने भी सम्मानित किया है। आज़ादी से पहले खरकटमटा समेत जोशी गांव, देवलधार, टमटिगुड़ा, बिलौना आदि गांवों में ताम्र शिल्प का कार्य होता था, लेकिन अब ये काम सिमट गया है। आज़ादी के बाद ये उद्यम काफ़ी फैला भी और अपने औजारों को साथ लेकर शिल्पी भी गाँव-गाँव जाकर लोगों के तांबे के पुराने बर्तनों की मरम्मत किया करते थे। तांबे व पीतल को जोड़कर बने गंगा जमुनी उत्पाद और पात्रों के विभिन्न हिस्सों को गर्म कर और पीट कर जोड़ने की तकनीकी इस शिल्प कला की खासियत होती है। गांव के एक अन्य शिल्पकार सागर चंद्र बताते हैं कि अब गिने चुने कारीगर ही विपरीत परिस्थितियों में भी अपने इस पैतृक व्यवसाय को जीवित रखे हुए हैं। मेरे पापा श्री ही मेरे गुरु रहे थे। मैं बचपन से अपनी पढ़ाई के दौरान से ही एक कार्य पर रत हूँ। हम पूरे सारे पूजा पाठ से लेकर के खाने पर बनाने या पानी पेयजल के लिए या पूजा पाठ के वाद्य यंत्र से लेकर के सारे पूरे भी जो भी तांबे में आइटम आते हैं वो हम करते हैं। खरकटमटा गांव के प्रधान मनोज कुमार का कहना है कि ताम्र शिल्पियों की आजीविका पर मशीनी प्लांटों में बन रहे सामान से भी असर पड़ा है, लेकिन अब भी लोग हाथ से बनाए तांबे के बर्तनों को ही ज्यादा महत्व देते हैं। इसका कारण है कि हाथ से बने तांबे के बर्तन काफी मजबूत और शुद्ध माने जाते हैं। हमारी पुश्तैनी कार्य है हमारा ये, तो हमारे चाचा इस पे कार्य करते हैं। तो लगभग 3-4 परिवार इन पर निर्भर रहते हैं। जो माल है इनका मशीनों से काफ़ी हद तक अच्छा है, अच्छा रेट भी अच्छा मिल जाता है इनका। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि के 2 भाई सैन सिंह और नैन सिंह स्वरोजगार को लेकर मिसाल बन गए हैं। दोनों भाई सरकारी योजना से मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन और बकरी पालन का कार्य कर अच्छी आय हासिल कर रहे हैं। तूना गांव के सैन सिंह बताते हैं कि पहले वे किराने की दुकान चलाकर अपना व्यवसाय करते थे, लेकिन ऑल वेदर परियोजना में दुकान कटने से रोजगार का संकट था। वे कहते हैं कि उन्होंने कृषि विभाग के सहयोग से मत्स्य पालन शुरू किया। दोनों भाई मिल के कर रहे हैं हमें काम। और पहले मेरी दुकान थी तिरनी में, सब्जी की दुकान, सब्जी उत्पादन भी कर रहा हूँ। और मत्स्य पालन 2 महीने 1500 बीज डाल रखा इस टैंक में, 2 महीने हो गए इसको। और 2 ही महीने ये मुर्गियों को हो गया। यहाँ पे भी रोज़गार के साधन हैं, जैसे अपना सब्जी उत्पादन कर दिया, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, या दुग्ध उत्पादन हो गया, गाय पाल सकते हैं हम, भैंस पाल सकते हैं। विभाग इसमें मदद कर रहे हैं, विभागों से जानकारी लेके, और हम स्वरोजगार कर सकते हैं इसमें।
कृषि विभाग ने इन भाइयों को मल्टीपर्पज टैंक और मत्स्य विभाग द्वारा मछली के 1500 बीज उपलब्ध करवाए। कोरोना काल में सैन सिंह के भाई नैन सिंह भी बेरोजगार होकर घर लौटे, तो अब दोनों भाई मिलकर पूरे कारोबार को संभाल रहे हैं और उनकी अच्छी आमदनी भी हो रही है। मैं 30 साल से दिल्ली में नौकरी कर रहा था। आज जब ये लॉकडाउन हुआ, पूरा नौकरी पूरी सब ख़त्म हो गया है, तो हमने सोचा चलो भाई का अपना ये स्वरोजगार का काम है, तो मैं भी उसी में सहयोग कर रहा हूँ। मैं हमारा ये मुर्गी फार्म है, मत्स्य पालन है, बकरी का काम है, सब्जी उत्पादन सारे कर रहे हैं मिलकर। जिले के मुख्य कृषि अधिकारी SS वर्मा ने कहा कि घर लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने में विभाग पूरी मदद कर रहा है। उन्होंने दोनों भाइयों के प्रयासों की सराहना की। लगभग 120 जो प्रवासी हैं जो कृषि विभाग से संबंधित है, इनकी हमने स्क्रीनिंग कर ली है, इनकी पूरी प्लानिंग कर ली है। इस किसान को जो है एक मल्टीपर्पज जो है टैंक बनाया है, जिस टैंक के अंतर्गत जो है मछली पालन भी हो रहा है। ऊपर से आधे टैंक को कवर करके हमने मुर्गी पालन किया है, प्लस उस टैंक से हम सिंचाई भी करते हैं। सिंचाई के साथ साथ जो हमारी सब्जी उत्पादन है वो भी करते हैं। मत्स्य विभाग के निरीक्षक संजय सिंह का कहना है कि मछली उत्पादन स्वरोजगार का एक अच्छा साधन है। जनपद में कोई भी व्यक्ति अगर मत्स्य पालन करना चाहता है तो हम उसकी कई तरह से मदद करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से मत्स्य तालाब निर्माण के लिए जो नया तालाब बनाना चाहता है उनके लिए हम लोग अनुदान देते हैं, और हम मनरेगा के साथ डबटेल करके भी तालाब बनवाते हैं। और हम साथ में कोई भी किसान हो उसको हम निःशुल्क मत्स्य बीज और सब्सिडी में मत्स्य आहार भी दिलवाते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।